नर्वस सिस्टम पढ़ के देखा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मिला। देखो, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, ये है चैप्टर नंबर 22। और इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। यानी दोनों ही चैप्टर्स में हम किसकी बात कर रहे थे, बॉडी में ओवरऑल कंट्रोल और डिफरेंट ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन की, कि डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे कैसे एक दूसरे के साथ मिलके पूरी बॉडी के सिस्टम को, या बोलें तो पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट कर रहा है, न्यूरॉन से सिग्नल आ रहे थे और सिग्नल कहाँ जा रहे थे, हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स पे वो सिग्नल जा रहे थे और सेल्स क्या कर रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे केमिकल्स हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स या दोनों सिस्टम की हम बात करें, दोनों सिस्टम कौन से, दो बॉडी सिस्टम हो गए ना, एक तो हो गया नर्वस सिस्टम और एक हो गया एंडोक्राइन, ठीक है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट करने में दोनों के फंक्शन और रेगुलेट करने का तरीका डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। अगर हम देखो नर्वस सिस्टम की बात करें, एक तरफ करते हैं और एक तरफ करते हैं एंडोक्राइन की, ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ में लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था। नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो फास्ट सिग्नल्स होते हैं। हमने देखा कि न्यूरॉन क्या देगा, न्यूरॉन सिग्नल देगा और वो रैपिड रेस्पॉन्स के साथ सिग्नल देता है। सिग्नल आया, मसल ने या हमारी सेल ने एक्ट करा, जैसे हमने वो मच्छर वाला एग्जांपल देखा था, आपको मच्छर ने काटा, सिग्नल गया, रेस्पॉन्स क्या आया कि आपको हाथ हटाना है, डेंजर से बचना है। तो फास्ट सिग्नल आया, आपने फास्ट रेस्पॉन्ड करा और सिग्नल क्या हो गया, खत्म हो गया। एंडोक्राइन में ऐसा नहीं होता, एंडोक्राइन में जो सिग्नल है वो स्लो है, स्लो एक्टिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फास्ट एक्टिंग सिग्नल होता है, रैपिड रेस्पॉन्स, ठीक है। रैपिड है, फास्ट है, इसीलिए हम बोलेंगे कि नर्वस सिस्टम का जो टाइम है सिग्नल का वो भी कम है, सेकंड्स में आपने रेस्पॉन्ड करा, ठीक है। अगर हम देखें एंडोक्राइन के केस में जो सिग्नल आता है वो कितनी देर तक, वो आपका डेज, मंथ्स और ईयर्स तक भी रहेगा, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग एक तरीके से सिग्नल होता है। दूसरी बात करें, नर्वस सिस्टम में जो मेन सिग्नल लेकर आ रहा है या मेन जो चीज काम कर रही है वो क्या है, हमारे न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में एक तरीके से क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, केमिकल हॉर्मोन्स आर देयर। मैसेंजर तो हॉर्मोन्स है ना, ग्लैंड से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मेनली जो सिग्नल लेके जा रहा है वो कौन है, हॉर्मोन्स। और हार्मोन क्या है, एक तरीके से केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरी बात, जो सिग्नल आ रहा है वो एक्ट किस पर कर रहा है, या तो न्यूरॉन से न्यूरॉन ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल, जैसे हमने उसमें देखा था एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, सिनेप्स के थ्रू क्या हुआ, दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफर हो गया। या क्या होता है, न्यूरॉन से सिग्नल मसल को ट्रांसफर हो गया, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और हमने मूवमेंट शो करा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे एंडोक्राइन में क्या है, जो भी सिग्नल आ रहा है वो कौन सी सेल पे एक्ट कर रहा है, वो हमारी बॉडी की जो ओवरऑल सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स लिख सकते हैं हम यहाँ, ठीक है, उन पर एक्ट करेगा। हालांकि सेल स्पेसिफिक होगी ऑर्गन के, उसके लिए हार्मोन के लिए, कि जो हार्मोन है वो पर्टिकुलर सेल पे काम करेगा, लेकिन किस पे करेगा, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सोमैटिक सेल्स हैं जारी, उन पर ये हार्मोन्स एक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रैवल कैसे करेंगे, ट्रैवल कैसे करेंगे, एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन्स कैसे ट्रैवल करते हैं, थ्रू ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करेंगे। और हमने न्यूरॉन्स में, नर्वस सिस्टम में देखा कि न्यूरॉन्स में अपने आप ही क्या होता है, सिग्नल ट्रैवल करता है, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है। इतना ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, और दोनों मिलके ही क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट या मेटाबॉलिज्म को रन करने में, ओवरऑल ग्रोथ में जितने भी चीजें चल रही है सब ये इन्हीं की हेल्प से कहीं ना कहीं चल रही है।
ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। तो एक चीज यहाँ लिखिए कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उनके बीच में क्या बिठा रहे हैं, एक तरीके से तालमेल बिठा रहे हैं। ठीक है, दोनों सिस्टम्स को मिला के हम कहीं ना कहीं इनको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि हॉर्मोन्स के रिलीज के लिए भी कहीं ना कहीं न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा है, और जब न्यूरॉन से सिग्नल आता है तब हमारा हार्मोन का रिलीज हो रहा है ग्लैंड से। ठीक है, दूसरी बात, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है हमें, तो अब एंडोक्राइन की ही बात करते हैं बस। ये हमने देख लिया कि एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, और वो किस में ट्रेवल कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में। जैसे मानो ये था ग्लैंड, ये सिंपली ग्लैंड है, यहां से हार्मोन रिलीज हुआ, ये हार्मोन क्या है, सिग्नल है एक, या हम बोल सकते हैं ये एक मैसेज है। ठीक है, ये मैसेज ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड में फ्लो करके, ब्लड में मिक्स होके जो सेल थी वहां तक पहुंचा। सेल में क्या होंगे, इसके लिए रिसेप्टर्स होंगे, इस सिग्नल रिसेप्टर्स होंगे। जैसे हार्मोन मैंने तो इतना बड़ा बना दिया, ये छोटा सा बना लो आप। ये मान लो ये सेल थी, और इस सेल से क्या हुआ, ये हार्मोन रिलीज हुआ। ये हार्मोन ब्लड में ट्रेवल करके आया और यहाँ पे इस रिसेप्टर पे अटैच हो गया। जैसे ही ये इस रिसेप्टर पे अटैच होगा, इस सेल में इंटरनल कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, ये इफेक्टर सेल है ना। और बार बताना, मिस हो गया एक्चुअली। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ देखो, ये थी ग्लैंड। एक तरीके से जितने हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे सब में एक ही तरीके से बेसिक यही काम हो रहा है कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, उसने हार्मोन रिलीज करा, ये कर दिया ग्रीन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन उसने कहाँ रिलीज कर दिया, जो बीच में इंटरस्टिशियम होता है, टिश्यू फ्लूइड जो होता है बीच में, वहां रिलीज कर दिया। यहां से डिफ्यूज होके हार्मोन कहाँ आ गया, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ये आ गया, ब्लड क्या करेगा, इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां वहां हार्मोन जाता रहेगा। लेकिन कहाँ जाके अटैच होगा, ये हार्मोन जब निकलेगा तो ये टारगेट सेल पर अटैच होगा। टारगेट सेल मतलब हार्मोन क्या है, स्पेसिफिक है एक सेल के लिए। जैसे हमने एंजाइम में देखा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, कोई सा भी सबस्ट्रेट कोई से भी एंजाइम पर नहीं जाके लग सकता, परफेक्ट बाइंडिंग होनी चाहिए। ऐसे ही हार्मोन क्या है, स्पेसिफिक है सेल के लिए। ग्रोथ हार्मोन है तो वो ग्रोथ वाली सेल पे या नॉर्मल बॉडी की सेल पे ही लगेगा। रिप्रोडक्टिव हार्मोन है तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल पे लगेगा। ठीक है, थायराइड का हार्मोन है तो वो थायराइड वाली सेल में जाएगा। समझ रहे हो बात को, स्पेसिफिक है तो वो हार्मोन स्पेसिफिक टारगेट सेल के पास पहुंचा। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिसेप्टर इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। इस हार्मोन ने क्या करा, इस रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गया। जैसे ही यहाँ पे अटैच होगा क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। सेल के अंदर अपना एक कम्युनिकेशन चैनल होता है। ठीक है, उस चैनल में या उस कम्युनिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, और जो भी काम करना है तो वो काम यहाँ पे उस सेल में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप मान लो कि ये जो हार्मोन था ये एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन था। ठीक है, और ये हमारी सोमैटिक सेल पे आके क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो सोमैटिक सेल को सिग्नल मिला कि क्या करना है, ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ करने के लिए सेल क्या करेगी, सेल रैपिड डिवीजन स्टार्ट करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कैसे काम कर रहा है। पूरा मैकेनिज्म हम आगे भी देखेंगे, इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक यही है कि हार्मोन काम कैसे करता है। एक ब्रीफ तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि हार्मोन क्या करेगा, रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा, और जब वो रिसेप्टर पे अटैच होता है सेल के अंदर अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, सिग्नलिंग स्टार्ट होती है कि हमें काम क्या करना है, हार्मोन क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, हार्मोन कोई मैसेज लेकर गया है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं केमिकल मैसेंजर। समझ आ गई बात। हेलो, बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना। ठीक है, तो इनको क्या बोल रहे हैं, हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर। और कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ब्लड में मिक्स होके, आपके ब्लड में डिफ्यूज, और वो क्या करेंगे, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, एंटायर बॉडी में सर्कुलेट हो गए। अब जो सेल थी उस पे ही पहुंचेगा ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनमें क्या हो रहा है, एक तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो जब इसके लिए हार्मोन आएगा कि गैमेट का फॉर्मेशन करना है, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ही तो जाएगा, ब्रेन में जाके क्या करेगा वो हार्मोन, समझ रहे हो? तो स्पेसिफिसिटी इधर कि हार्मोन क्या है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सेल पे जाके अटैच होगा जहां पे उसका प्रॉपर रिसेप्टर होगा, तभी वो काम कर पाएगा। रिप्रोडक्टिव हार्मोन था और ब्रेन में चला जाएगा तो कोई फंक्शनिंग थोड़ी होगी, ठीक है? तो स्पेसिफिसिटी इज देयर। अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपकी बॉडी में जैसे डायग्राम दिख रहा है, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर। ग्लैंड्स क्या हैं? ग्लैंड्स आपके एक ऑर्गन ही मानो जिसमें एक सर कुछ स्पेशल तरीके की सेल है जिनको हम बोलते हैं सिक्रीटरी सेल्स। यही सिक्रीटरी सेल्स क्या कर रही है, हार्मोन रिलीज कर रही है, ठीक है? आपकी बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं ग्लैंड। इन ग्लैंड में स्पेशल क्या है, इन ग्लैंड में सर्टेन सेल्स हैं जो सिक्रीशंस बनाती हैं कुछ कुछ, और इन्हीं सिक्रीशन को हम क्या बोल रहे हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है? सारी सेल्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है, जो ग्लैंड्स है उनके अंदर ये स्पेशल एबिलिटी है, इसे आप मान लो, ठीक है? दूसरी बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो ये कैसे ग्लैंड्स है, ये हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। इनमें क्या होती है, डक्ट नहीं होती, इसीलिए इनको डक्टलेस बोलते हैं। डक्ट का क्या मतलब है ये देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये बीच में जो दिए, चलो अभी नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। ये देखो हमने क्या बोला, एक ग्लैंड एक ऑर्गन तरीके का है, उसमें सर्टेन स्पेशल सेल्स आर देयर। मान लो ये ऑर्गन था, ये ग्लैंड था मतलब, और इसमें क्या है, ये स्पेशल सेल्स है। ये स्पेशल सेल्स क्या बनाएंगी, हार्मोन बनाएंगी, ठीक है? हार्मोन बनाते ही ये क्या करेंगी, हमारी ब्लड वेसल्स जो इनके पास से निकल रही हैं, हार्मोन को, ये मान लो ग्रीन कलर का हार्मोन था, उसको क्या कर दिया इन्होंने, रिलीज कर दिया ब्लड वेसल में, और यहाँ से हार्मोन ब्लड के थ्रू आगे चला जाएगा पूरी बॉडी में। तो ये तो हो गए डक्टलेस ग्लैंड कि हार्मोन डायरेक्ट बना और बनते ही किसमें डिफ्यूज हो गया, हमारे ब्लड में, कहीं पे स्टोरेज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम देखें तो एक और तरीके के होते हैं डक्ट, डक्ट ग्लैंड्स, डक्ट वाले, ठीक है? इनमें डक्ट होगी कैसे, सेम इनमें भी है कि सिक्रीटरी सेल्स आर देयर, लेकिन सिक्रीटरी सेल्स ने क्या कर रखा है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर सा बना लिया इन्होंने, जिसमें क्या होगा, जैसे जैसे हार्मोन बन रहा है, ठीक है, हार्मोन क्या होगा, यहाँ पे डक्ट में एक स्पेस है, डक्ट क्या है, एक स्पेस है, जैसे बलून आप मान लो या कप शेप्ड स्ट्रक्चर मान लो, हार्मोन बनता जा रहा है और यहाँ पे फिल होता जाएगा इस डक्ट में, ठीक है? ये जो बीच का एरिया है दिस इज डक्ट, ठीक है? जैसे जैसे वो फिल होता जाएगा, इसमें बनता जाएगा, इसमें फिल होता जाएगा, और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, बाहर सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है? एक्सोक्राइन। और जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं इनको बोलते हैं एंडोक्राइन, जो हम नॉर्मली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे, डक्टलेस ग्लैंड्स, उनमें ऐसे हार्मोन बनने के बाद ऐसा कहीं स्टोर नहीं हो रहा किसी डक्ट में या किसी कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है? बनने के बाद क्या हो जाता है, रिलीज हो जा रहा है। दूसरी बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन होगा, यानी कि हार्मोन जो सिक्रीट हुआ, वो मैम डक्ट क्या होता है? डक्ट एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो बीच का कप शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है, कहीं पे ऐसी चीज कि वो कहीं स्टोर हो पा रहा है। इसमें देखो डायग्राम में जैसे ये दिख रहा है, इसमें कोई ऐसे बीच में गैप है सेल्स के बीच में, नहीं है। यहाँ पे देखो सेल्स ने ऐसे कप शेप का स्ट्रक्चर बना लिया और बीच में जो ये गैप है इसको समझ लो तुम डक्ट। इसमें क्या हो रहा है, हार्मोन फिल होता जा रहा है जो भी बन रहा है केमिकल, ठीक है? और बाद में क्या हो रहा है, तो यहाँ से सिक्रीट हो गया ओपनिंग से। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर बीच में, कहीं पे स्टोरेज का कोई जगह नहीं है इसमें ऐसी। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। दूसरी बात, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं, एक्सो मतलब कि ये वाले जो ग्लैंड्स है डक्ट वाले, इनमें जो सिक्रीशन होता है वो रिलीज कहाँ होता है, वो रिलीज होता है हमारी बॉडी सरफेस पर,
ठीक है, बॉडी सरफेस पर, यानी कि आउटसाइड रिलीज हो रहा है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडो मतलब अंदर, इनके जो भी सिक्रीशन है या हार्मोन जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ, इनसाइड द बॉडी ही रिलीज हो रहे हैं, वो ऐसे बाहर नहीं आ रहे। अब तुम एकदम समझ जाओगे क्या मतलब है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा मुंह में निकल रहा है ना बाहर। दूसरे हो गए टीयर ग्लैंड्स, आंसू आ रहे हैं बाहर। दूसरा हो गया हमारा ऑयल ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, बाहर आ रहा है। सिमिलरली मैमल्स में क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सीक्रीशंस कहाँ आ रहे हैं, बॉडी से बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन हॉर्मोन्स की बात करें या डक्टलेस ग्लैंड्स की बात करें, तो इनका कोई भी हार्मोन ऐसे बाहर नहीं आता बॉडी के, वो अंदर ही क्या कर रहे हैं, अंदर ही रेगुलेशन सारा कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आई बात, क्या है एक्सोक्राइन, क्या है एंडोक्राइन। सिमिलरली हाँ, सिमिलरली एक होते हैं थोड़े मिक्स, इनको बोल दिया हेट्रोक्राइन। कुछ कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, जैसे कि पेनक्रियाज। ठीक है, ये डक्ट और विदाउट डक्ट दोनों है। कुछ हार्मोन तो ये डायरेक्ट डक्ट के थ्रू रिलीज कर रहा है, जैसे ग्रीन कलर की ट्यूब दिख रही है इसमें, ये क्या है, ये पेनक्रियाज है आपका, ऐसे करके जो ये बना है लीफ की तरह जो दिख रहा है, दिस इज पेनक्रियाज, ऐसे करके होता है थोड़ा सा, ये पेनक्रियाज है। एक ग्लैंड, एक हार्मोन तो ये इस ग्रीन वाली ट्यूब के थ्रू रिलीज करेगा, और एक ये डायरेक्ट किसमें कर देता है, ब्लड वेसल में, तो इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड है ये। ठीक है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन, ये याद रखना। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी है कि जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स, ये तीनों कैसे हो गए, एक्सोक्राइन। और नीचे जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे अब पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, वो क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे हॉर्मोन्स। और सारे ग्लैंड्स कैसे हैं, डक्टलेस। ठीक है, इनमें कोई ऐसा डक्ट नहीं है। दूसरी बात देखते हैं, हॉर्मोन्स की अगर बात करें, देखो हॉर्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है। केमिकल तो है, हार्मोन जो भी होगा कुछ ना कुछ में केमिकल स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन नॉन न्यूट्रिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे इनटेक नहीं कर रहे। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते थे, कि जो हमने खाना खाया और वो खाने से क्या मिली, हमें एनर्जी मिली, या हमारा बॉडी के मेटाबॉलिज्म, या हमारी बॉडी की ग्रोथ हुई, या पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में हमें हेल्प करी, तो वो तो होगा न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये क्या है, केमिकल्स, ये भी है बॉडी में, ये भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम इनका इंटेक नहीं कर रहे। ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में सेल्फ बन रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं। ठीक है, अपने आप बॉडी क्या कर रही है, इनको रेगुलेट कर रही है, इनके फॉर्मेशन को। दूसरी बात हमने देखा कि ये इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर है। मैसेंजर कैसे हैं, ये मैंने तुम्हें अभी बताया कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, वो एक पर्टिकुलर सेल के पास गया और सेल को क्या सिग्नल दिया कि आपको क्या करना है, सेल डिविजन स्टार्ट करना है। तो मैसेज लेकर गई ना सेल, मैसेज लेकर गया हार्मोन, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर। एक सेकेंड हो जाए, ये बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं। सही है, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर समझ में आ गया। क्लास में इसलिए इतने घंटे होते हैं। सभी क्लासेस में कम आ रहे हैं। यही बता रहे हो ना आप, ये एग्जाम आ गए इसलिए। यस मैम। टीचर ही कह रही थी एग्जाम आ गए इसलिए। अच्छा, ठीक है, तो ये हमने देख लिया हार्मोन्स कैसे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बहुत मिनिमम अमाउंट में प्रोड्यूस करे जाते हैं, ट्रेस अमाउंट में। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट है हर हार्मोन का, वो उतना ही सिक्रीट होगा। अगर उससे ज्यादा सिक्रीट हो गया, एक्सिस में सिक्रीट हो गया, एक्सिस में बन गया, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर। अगर एक्सिस हो गया हार्मोन का तब भी डिसऑर्डर होगा, और अगर हार्मोन की कमी रह गई तब भी डिसऑर्डर होगा। दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे आगे कि कुछ ना कुछ बीमारी उस बंदे को या किसी भी पर्सन को हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट है, ट्रेस अमाउंट है, मिनिमम ही होता है, ज्यादा नहीं होगा ऐसा,
लेकिन जितना भी है वो फिक्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक पर्टिकुलर अमाउंट में हार्मोन का सिक्रीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। उस टाइम से पहले जैसे पीसीओडी और पीसीओएस वगैरह हो जाता है। हाँ, मतलब बहुत सारी बीमारियां आजकल इसीलिए देखनी पड़ती है क्योंकि हार्मोनल सिक्रेशंस में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की वजह से कह लो, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से कह लो, तो ये दिक्कतें लोगों में आ रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। ये हमने 2-4 डिस्कस कर ली। नॉन न्यूट्रिएंट मैंने तुम्हें बता दिया अभी, केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये भी हो गया, ब्लड में रिलीज होते हैं, ट्रेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, ये बता दिया। ये बता दिया कि टारगेट ऑर्गन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ग्रोथ हार्मोन है तो वो सोमैटिक सेल में जाएगा, थायराइड के लिए हार्मोन है तो वो थायराइड के सेल्स में जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी इज देयर। दूसरी बात हाँ, ये बता दिया कि एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, ठीक है। जो पॉइंट बचा, एक तो ये देखो नॉन एंटीजेनिक, ठीक है। नॉन एंटीजेनिक का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको अटैक नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करेगा, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो होता है जो एंटीबॉडी से कंबाइन करके एक रिएक्शन शो करता है, और एंटीबॉडी क्या करती है, इस एंटीजन को कहीं ना कहीं किल कर देगी, ठीक है। तो ऐसा हार्मोन के साथ नहीं है। हार्मोन नॉन एंटीजेनिक है, यानी कि वो एंटीबॉडी को एक तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं बॉडी का सेल्फ पार्ट है। और एंटीबॉडी उस पर एक्ट ज्यादा करती है जो बॉडी के लिए फॉरेन एजेंट है, जो बाहर से आया है। इनमें कैपेबिलिटी होती है एंटीबॉडीज में सेल्स को पहचानने की, कि सेल हमारे अंदर की है या सेल कहीं बाहर से आई है। तो जैसे ही इन्हें एंटीबॉडीज को लगता है कि सेल बाहर से आई है, ये फटाफट जाके क्या करते हैं, उसे किल कर देती है, ठीक है। तो हार्मोन के केस में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक। नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब कि जो हमने देखा कि अभी क्या देखा कि सेल के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, पर्टिकुलर सेल के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अब आप देखो सोमैटिक सेल्स क्या है, सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में अनलिमिटेड सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। तो सभी सेल्स पर एक पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन सभी के लिए क्या है, इक्वल है, ठीक है। सभी के लिए क्या काम करेगा, इक्वल है। दूसरा हम देखें तो ह्यूमंस में, माइक ऑफ करो, बाकी हम देखें तो सभी ह्यूमंस में सेम ही आपको हार्मोन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक स्पीशीज के लिए क्या है, एक स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक है। दूसरा हो गया डू नॉट कैटेलाइज एनी रिएक्शन। जैसे कि हम क्या देखते हैं, एंजाइम के केस में हमने देखा कि एंजाइम्स तो क्या कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, मेटाबॉलिज्म में, हमने फोटोसिंथेसिस में इतने सारे रिएक्शन देखे। तो एंजाइम क्या कर रहे थे, किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का एक तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन हम केमिकल्स की या इनकी हॉर्मोन्स की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं सेल की बॉडी पर, और फिर जाके उसको सेल को सिग्नल दे रहे हैं। ये खुद यूटिलाइज नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। इसने क्या दिया, सिर्फ इसने सिग्नल दिया, ये मैसेज देने का काम कर रहा है। और बाकी काम सेल की इंटरनल प्रोसेसिंग या इंटरनल जो मशीनरी है सेल की, वो आगे का काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को ऐसे कैटालाइज नहीं कर रहे, सही है। लास्ट में एक पॉइंट दिया है कि हॉर्मोन्स क्या है, कुछ हॉर्मोन्स एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ होते हैं इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब वो क्या करेंगे, किसी दूसरे हार्मोन के, एक्साइटेटरी का क्या मतलब हुआ कि किसी दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है। माइक ऑफ करो। और इनहिबिटरी कैसे होते हैं, जो क्या करते हैं, इनहिबिट, नाम से ही पता लग रहा है, क्या करेंगे, वो रिलीज को या दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे। ये तो बनाने में हेल्प करेंगे कि बनाओ और हार्मोन बनाओ, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं और नहीं बनाना, बंद करो, ठीक है। समझ आ गई, एक्साइटेटरी वर्सेस इनहिबिटरी। क्योंकि क्या करना है, बॉडी में बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। मान लो एक सेल ने कहा कि ग्रोथ हार्मोन बनाओ, तो इसको रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो ये तो बनाता ही रहेगा, ग्रोथ हार्मोन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो बहुत ही ग्रोथ हो जाएगी, तो वो भी गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसको ब्रेक लगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो इनहिबिटरी क्या करेगा, इस पर ब्रेक लगाएगा,
और एक्सिबिटरी क्या करेगा, एक्साइटेटरी क्या करेगा, इसको कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन बनाओ। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे ये भी, ठीक है, जिससे क्या हो कि ओवरऑल बॉडी बैलेंस में चले। समझ आई बात? दोनों तरीके के हार्मोन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्मोन। आगे देखते हैं। अब देखो हॉर्मोन्स की ये मैंने तुम्हें बता दिया, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक ह्यूमन के रेफरेंस में या ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और इन्हीं को हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज कर रहा है। आपको याद क्या क्या रखना है इस चैप्टर में, कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। फंक्शन से ज्यादा जरूरी है कि उस हार्मोन का एक्सेस है तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है, डेफिशिएंसी है तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो पहले देखते हैं लोकेशन क्या क्या है। डायग्राम दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये है हमारा ब्रेन जो हमने अभी कल भी पढ़ा है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, एक तरीके से फोर ब्रेन दिखा रहा है। ये दिख रहा है थैलेमस, इसके ऊपर है यहाँ पे कहीं सेरेब्रम, और थैलेमस के इधर यहाँ पे जो ये एरिया है दिस इज हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो ये येलो येलो सा दिख रहा है दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम याद करने सबके, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं मास्टर ग्लैंड। ये ओवरऑल बाकी जो भी ग्लैंड्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड, जो नीचे जितने भी ग्लैंड्स दिए हैं उनको कहीं ना कहीं पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड क्योंकि वो बाकी सारे ग्लैंड्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा अपने हॉर्मोन्स के थ्रू, ठीक है। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस या हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे फोर ब्रेन में। कल का ध्यान है चैप्टर, फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट थे, यस मैम। क्या क्या होता है फोर ब्रेन में, कौन बताएगा? मैम सेरिब्रम। और सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। और उसी फोर ब्रेन के नीचे, उस हाइपोथैलेमस के नीचे, जैसे ऐसे देखो, मान लो ये था कोई हाइपोथैलेमस का पोर्शन, हाइपोथैलेमस के नीचे ऐसे क्या है, एक नीचे स्टेम सा है, और उस स्टेम पे ऐसे ये पी शेप का, बिल्कुल जैसे मटर का दाना उतने साइज का जो ग्लैंड लगा हुआ है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पी साइज ही बोलते हैं इसको, पी साइज, और ऊपर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और बीच में है ये एक स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टॉक, जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, लटका हुआ है। इसको ऐसे समझ लो जैसे पेड़ पे कोई फल लटका हुआ है, सिंपल ऐसे ही, ठीक है। ये बीच में पतला सा स्टेम है जिसको हम स्टेम ना बोल के क्या बोलते हैं, स्टॉक। और इस स्टॉक का भी नाम है इन्फंडिबुलम, ठीक है। तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, सिंपली स्टॉक दिया है तो स्टॉक ही याद रखो। तो लोकेशन ध्यान रखनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, हाइपोथैलेमस के नीचे स्टॉक से एक तरीके से अटैच है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखो पीछे एक और दिख रहा है, आपकी आवाज चिपक रही है बार बार। चिपक गई, आप बाकियों को भी नहीं आ रही क्या, आ रहा है मैम। क्लियर आ रही है? मेरी साइड से तो क्लियर है, आई थिंक। दोबारा ज्वाइन कर लो, मैम क्लियर है। ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, पीछे देखो, यहाँ पे एक और दिख रहा है ये येलो कलर का। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दिस इज हाइपोथैलेमस, इसके नीचे पिट्यूटरी, ऐसे यहाँ इसके कहीं बैक साइड में एक और ग्लैंड होता है दैट इज पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है इसका, पीनियल ग्लैंड, यहाँ लिखा है ऊपर, ठीक है। ये दिख रहा है, सही है। ये हो गया दूसरा। फिर आते हैं नीचे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नेक में, दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में। ये क्या है,
नेक में जो हमारा ट्रैकिया जा रहा है, हमने ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर क्या था, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के कहीं ना कहीं उसी की कार्टिलेज से ये नीचे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे होगा लैरिंग्स और नीचे जस्ट उसी की कार्टिलेज से अटैच है ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड, दिख रहा है ये वाला, ये सिंपल बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड ही बोला जाता है। दिस इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे दोबारा से ये 4 डॉट से दिख रहे हैं, सर्कल सर्कल से, 1 2 3 और ये 4 छोटे छोटे राउंडेड, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। जो बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है वो है थायराइड, और थायराइड के जस्ट पीछे 4 ऐसे लगे हुए हैं चारों कोनों पे, दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये इनका लोकेशन हो गया। इसी के जस्ट नीचे देखो, यहीं पर चेस्ट में ही कहीं ना कहीं, दिस इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड क्या होगा, लाइन से हो गए, जैसे ये हो गया थायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड, और दिस इज थाइमस, 3 ग्लैंड यहाँ हो गए आपके, ठीक है। और का लोकेशन देखते हैं, नीचे देखो अब, यहाँ पे देखो, ये क्या है, किडनी, किडनी के ऊपर टोपी जैसे लगे हुए हैं ये 2, ये तो किडनी हो गई, ये लगे हैं टोपी टोपी से, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप, कैप की तरह। किडनी के ऊपर अटैच होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, 2 हैं ये किडनी, दोनों 2 किडनी है तो दोनों पे एक एक ग्लैंड लगा हुआ है, एड्रीनल ग्लैंड। सिमिलरली ये ऐसे दिख रहा है, ये वी शेप का जो दिख रहा है पत्ता जैसा, ऐसा करके कुछ, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज पैनक्रियास, ये हमारे स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखाया इन्होंने तब डिटेल में स्टमक वगैरह, किसके पीछे मिलेगा, स्टमक के पीछे। तो ये तो मैम एनसीईआरटी में एड्रीनल ग्लैंड का वो पोजीशन कुछ दूसरा दिखाया हुआ है। कहाँ दिखाया है भाई, यही दिखाया हुआ है एनसीईआरटी पर, दिखा दिया होगा, नहीं एनसीईआरटी मैम वो ऊपर में वाला नहीं दिखाया। है। कहाँ दिखा दिया, एड्रीनल तो किडनी के ऊपर ही होगा बेटा, और कहीं हो ही नहीं सकता, कहाँ दिखा दिया। किडनी को ही बताया है इसमें मैम। तो प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब समझ नहीं आई मुझे बात, क्या कहना क्या चाह रहे हो। किडनी को बताया, किडनी के ऊपर वाले को नहीं बताया एड्रीनल। किडनी थोड़ी होती है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, किडनी में नहीं है, किडनी तो हमने पढ़ लिया, कहाँ हमने उसमें पढ़ा एड्रीनल ग्लैंड, नहीं पढ़ा ना। किडनी के सरफेस पे या ऊपर की तरफ अटैच होता है, ठीक है। पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट है, पेनक्रियास हमारे स्टमक के पीछे होता है, यहाँ पे स्टमक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, स्टमक के बैक साइड में होता है, सामने से देखोगे तो वो दिखेगा भी नहीं, ये डायग्राम है इसलिए आपको सामने दिखा दिया इन्होंने। तो ये हॉर्मोन्स तो हो गए कॉमन, जो मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे, लेकिन कुछ कैसे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है, तो वो मेल में मिलेगा या फीमेल में मिलेगा। जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करें तो ओवरी इज देयर, ओवरी क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ये है ओवरी। कहीं ना कहीं ये क्या बना रही है, ये गैमेट का फॉर्मेशन भी कर रही है और साथ के साथ हार्मोन भी रिलीज कर रही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और हार्मोन भी रिलीज कर रही है। अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टीज इज देयर, ये भी सेम काम है, गैमेट भी बना रही है टेस्टीज और हार्मोन भी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो मेल और फीमेल में ये डिफरेंस हो गया, और बाकी जो ग्लैंड्स हैं वो कॉमन है, क्लियर है, आगे देखें, ठीक है। तो इतने आपको ये हार्मोन सब पढ़ने हैं एक एक करके। यहाँ पे देख लो डायग्राम में दी हुई है, देखो ये जैसे पीछे दिखाया ना, ये ग्रीन कलर के, दीज आर पैराथायराइड, उल्टा करके खड़ा कर दिया इसको आदमी को, ये रहे 4 थायराइड के पीछे, ये चारों क्या है, पैराथायराइड, और जो इधर दिख रहा है दिस इज थायराइड ग्लैंड, सही है। इसको बाद में देख लेना जब मैं तुम्हें भेजूंगी। देखो यहाँ पे ये पेनक्रियास दिखाया है इन्होंने, डॉटेड डॉटेड सा, डॉटेड जहां भी आप देखोगे ना ऐसे करके दिखाया है, इसका मतलब ये बैक साइड में है, इसीलिए डॉटेड बनाते हैं, सामने नहीं है पीछे है, बस दिखाने के लिए कि पता लगे लोकेशन कहाँ है, इसको ऐसे दिखा दिया गया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हाइपो, मैम थायराइड जो है वो आगे में है या पीछे में है? थायराइड आगे, आगे ही है, थायराइड के पीछे इज पैराथायराइड, ठीक है। थायराइड तो ऐसे होता है जैसे आप गर्दन ऊपर करके यहाँ देखोगे ना, तो डॉक्टर ऐसे दबा के भी चेक कर लेता है नेक में कि थायराइड में स्वेलिंग है या नहीं है,
ठीक है, तो वो बिल्कुल ऊपर ही आपकी नेक में ही रखा हुआ है कहीं ना कहीं। उसका चलो, वर्क क्या होता है थायराइड का? किसका? थायराइड का? थायराइड ग्लैंड का। थायराइड का भी सब पढ़ेंगे, क्या वर्क होता है, वर्क ही पढ़ना है पूरे चैप्टर में, और क्या पढ़ना है। ठीक है ना, अभी देखना एक एक हार्मोन के कई कई वर्क है। ठीक है ना, ओवरऑल आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म। जल्दी जल्दी पढ़ते, टाइम हो गया है। हाँ, तो फिर तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? जल्दी नहीं पढ़ना, फिर समझ गया आएगा। जल्दी करेंगे तो फिर तो आधी चीज ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है ना, ओवरऑल थायराइड देखे तो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, बीएमआर को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। किसी का थायराइड हार्मोन अगर कम है तो वो सारे दिन सुस्त सुस्त सा घूमता रहेगा। ठीक है, ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही कम हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी बहुत सी चीजें हैं, वो देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखो, हमने बात करी कि हमने देखा फोर ब्रेन था, है ना। फोर ब्रेन में ये सेरिब्रम हमने बनाया था कल, इसमें आ गया फिर ये थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से लगा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हाइपोथैलेमस देखते हैं कि हाइपोथैलेमस बेसिकली कर क्या रहा है। अब आपकी बुक में ये डायग्राम दिया है, ये एनसीईआरटी का ही है ऑलमोस्ट। ये ग्रे वाला पोर्शन क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या है? सबसे पहली बात, इसमें सर्टेन सेल्स आर देयर। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है ना, तो इसमें क्या है? हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना। ब्रेन में क्या होंगे? न्यूरॉन्स। इन्हीं न्यूरॉन्स में कल भी जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो वहां भी मैंने तुम्हें बताया था कि हाइपोथैलेमस ईटिंग, ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और साथ के साथ इसमें सर्टेन न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स आर देयर। मतलब इसके न्यूरॉन में ही क्या है? कुछ स्पेशल सिक्रीटरी सेल्स हैं, और यही सिक्रीटरी सेल्स क्या करेंगी? सिक्रीशन करेंगे, यानी कि यही सिक्रीटरी सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगी। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। इसमें डायग्राम में देखो, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये एक्सॉन ही है ना। अब तो समझ पा रहे होंगे ना ये क्या है। ऐसा ही होता है ना एक्सॉन। ये क्या है? ऊपर सेल बॉडी दिख यस रहा मैम। है या नहीं दिख रहा? जूम करूं? दिख रहा है मैम। दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या है? ये ऊपर वाला हो गया सेल बॉडी, यहाँ पे हार्मोन बना। ठीक है, हार्मोन बनने के बाद एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करेगा। सही है, एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंच गया? इस स्ट्रक्चर में पहुंच गया। ये क्या है? एक कैपिलरी नेटवर्क है, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का हार्मोन कहाँ रिलीज हो गया? इन ब्लड कैपिलरीज में रिलीज हो गया। सर्कुलेट होगा, यानी कि फ्लो करता करता कहाँ पहुंच जाएगा वो? नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच गया। ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड इज देयर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन रिलीज करा वो ब्लड में फ्लो करते करते कहाँ पहुंच गया? पिट्यूटरी ग्लैंड में नीचे पहुंच गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन बता रही हूं अभी बस, जब ये यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, ये क्या कहेगा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलेगा कि पिट्यूटरी अब तुम हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट करो। यानी कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया वो कैसा हार्मोन था? वो रिलीजिंग हार्मोन था। जैसे हमने पीछे देखा ना कि दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक एक्साइटेटरी, एक इनहिबिटरी। तो ये हार्मोन था एक्साइटेटरी। इसने आके बोला पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपको क्या करना है? ग्रोथ की जरूरत है, आपको ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना है। ठीक है, समझ में आई ये बात? पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या होती है? पिट्यूटरी से दो कंडीशन, या हाइपोथैलेमस से हम देखें तो दो कंडीशन है। एक तो ये मैंने तुम्हें बता दी कि हार्मोन न्यूरॉन से रिलीज हुआ, ब्लड वेसल में गया, और फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के इस वाले पार्ट में आया, जो ये आगे वाला है, बस जो डार्क ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, इतना वाला पार्ट, इसमें अलग काम हो रहा है। जो ये पीछे वाला, जो ये सेकेंड न्यूरॉन है, इसमें अलग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी न्यूरॉन ने हार्मोन बनाया, न्यूरॉन में जो स्पेशल सेल्स थी उन्होंने हार्मोन बनाया, हार्मोन लेकिन एक्सॉन में ही ट्रेवल करता रहा, यहाँ ब्लड वेसल में नहीं गया। एक्सॉन में ट्रेवल करता करता ही वो कहाँ आ गया? पिट्यूटरी के पीछे वाले भाग में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या हुआ? हार्मोन सिर्फ स्टोर हो गया। इसने इसको पोस्टर पिट्यूटरी को कुछ करने के लिए नहीं बोला कि तुम दूसरा हार्मोन बनाओ या कुछ बनाओ। इसने सिंपली जो यहाँ हार्मोन बनाया था हाइपोथैलेमस में, इस पार्ट में आके क्या हो गया? वो स्टोर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?
कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, ये मैंने क्या बताया कि हाउ द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सबसे पहले सिग्नल कहां से आएगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो तरीके से सिग्नल गया, एक तो कैसे गया, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो हार्मोन पहुंचा उसने कहा कि आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो, मैं मैसेज लेकर आया हूं कि आपको क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन बनाना है। तो पिट्यूटरी क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे पीछे से मैसेज मिला है। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो यहाँ लिखा है, ये कोई हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करेगी, ये सिर्फ क्या कर रही है, जो हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। समझ आ गई बात। तो एक तरीके से हम बोले यस तो मैम। क्या हो रहा है, जो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स थी वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं, और वो हार्मोन सिंथेसिस और सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल कर रहा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल। जब तक हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ नहीं करेगा, जब तक सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। जब सिग्नल आएगा तभी पिट्यूटरी क्या करेगा, हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। दूसरा एक वर्ड लिखा है आपकी बुक में, ये न्यूक्लियाई। व्हाट इज दिस न्यूक्लियाई, जो हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं इन्हीं को बोला गया है न्यूक्लियाई। समझ आई बात। और जैसे ये एक्सॉन होता है ना सेल के अंदर, ये एक्सॉन का कलेक्शन होता है न्यूक्लियाई। बहुत सारे एक्सॉन होंगे ना ब्रेन में, एक ही न्यूरॉन थोड़ी होगा, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। तो सारे न्यूरॉन के, बहुत सारे न्यूरॉन्स है, मान लो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उन मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स के सिर्फ सेल बॉडीज के कलेक्शन को बोलते हैं हम न्यूक्लियाई, सिर्फ सेल बॉडी, ठीक है, एक्सॉन नहीं, ठीक है। आप सिंपली ऐसे याद रख लो कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, फोर ब्रेन में, ये तो पता ही होगा ना। अब ये बताऊं डायंसिफिलॉन क्या होता है, फोर ब्रेन का एक पार्ट ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, बोलो भाई, जब यस मैम। बोलोगे नहीं मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगी, बोलते चलो, पता लगना चाहिए ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है जी। हाँ, अब देखो हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें दो कंडीशन बताई कि हाइपोथैलेमस था, एक से तो क्या आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक पे जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, वो तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी इसको एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर वैसे से याद रख लो, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो कैसे है, तो दो तरीके के हैं, एक तो रिलीजिंग, एक इनहिबिटिंग। रिलीजिंग मतलब वो पिट्यूटरी को बोलेंगे कि हार्मोन का सिक्रीशन या हार्मोन को बनाना शुरू करो, ठीक है। तो ये क्या उसे हो गया, रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी को सिग्नल दिया कि हार्मोन बनाओ, रिलीज करो, ठीक है। लेकिन जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो क्या कह रहे हैं कि मत बनाओ, सिक्रीशन जो आप कर रहे हो उसको रोको, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये फीडबैक मैकेनिज्म हुआ, रेगुलेट करना पड़ेगा ना चीजों को। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बन रही है तो बनती रहेगी तो भी प्रॉब्लम ही है, और नहीं बन रही तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस दोनों कंट्रोल कर रहा है, बनाना और रोकना, ठीक है। अब याद रखना है आपको इसमें एग्जाम्पल, सारे हॉर्मोन्स के नाम, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जाके कर रहे हैं, उनका डिसऑर्डर क्या है, सब याद रखना है। ट्राई करो कि एक चार्ट बना लो, बुक से याद करोगे कभी याद नहीं रहेगा, कभी भी। बहुत एक्सेप्शनल कोई बच्चा है तो वो याद रख सकता है। आज में जितना पोर्शन है या तुमने स्कूल में भी पढ़ रखा है, एक तरफ लिखो हार्मोन, दूसरी तरफ लिखो उसका टारगेट, वो कहाँ जाके काम कर रहा है, और लास्ट लाइन में लिखो उसके डिसऑर्डर्स। 3 कॉलम बनाओ, डिसऑर्डर में भी 2 बना सकते हो, डेफिशिएंसी और एक्सेस। जब तक ये काम नहीं करोगे हार्मोन नहीं याद होंगे, और क्वेश्चन यहाँ से 100% आना ही आना है, ठीक है। और कौन सा हार्मोन आ जाए ये बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, कोई में ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, तो इसको लिस्टिंग कर लो अलग से, ठीक है। तो पहले हम देखें, अगर रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो रिलीजिंग हार्मोन कौन सा हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वैसे तो आप देखोगे ना इनके नाम में ही इनका काम छुपा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये क्या करेगा, ये गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज को प्रमोट करेगा, नाम से ही पता लग रहा है ना।
गोनेडोट्रोपिन्स के रिलीज को क्या कर रहा है, उनके बनाने को प्रमोट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें तो सोमैटोस्टेटिन, ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। जब ग्रोथ हार्मोन बनता जा रहा है तो उसको कहीं रोकना पड़ेगा, तो कौन रोकेगा, सोमैटोस्टेटिन। हाइपोथैलेमस ने सोमैटोस्टेटिन रिलीज करा और पिट्यूटरी को सिग्नल दिया कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बंद कर दो। ठीक है, तो ये दो नाम हो गए आपके, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। ऐसे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो नाम दिए हैं, बुक में जो जो दिए हैं वो सब याद करना है। अभी आगे भी बताऊंगी कौन कौन से हैं, फिलहाल ये दो एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरी नीचे की दो लाइन देखो, यहाँ पे लिखा है कि हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये वही बात लिखी जो मैंने तुम्हें अभी बताई कि एक तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक्सोन से रिलीज होके कहाँ जा रहा है, ब्लड कैपिलरी में जा रहा है, और ब्लड कैपिलरी से पिट्यूटरी के आगे वाले पोर्शन में जा रहा है, फर्स्ट पोर्शन में। और दूसरा क्या हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। बताया ना अभी पीछे यहाँ पे ये वाला जो सीन है कि एक क्या कर रहा है, एक डायरेक्ट आ रहा है और एक ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है। ये ध्यान रखना है कि एक सिक्रीशन, फर्स्ट वाले में सिक्रीशन हो रहा है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, ये लिखा है ना नीचे, और जो सेकंड सिक्रीशन है वो डायरेक्ट एक्सॉन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, डायरेक्ट आपकी नर्व जो है वो यहाँ पर आके क्या कर रही है, हार्मोन को रिलीज कर रही है और वो पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि अभी मैं आगे बताऊंगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा एकदम से। ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने आप कोई हार्मोन नहीं बनाती, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पीछे वाला पोर्शन था वो सिर्फ स्टोर करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये हैं सारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के कौन कौन से हार्मोन है ये, एक हो गया देखो, ग्रोथ से रिलेटेड दो हार्मोन है। दो क्यों है, एक ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि ग्रोथ हार्मोन क्या करो, रिलीज करो। सही है। और फिर हाइपोथैलेमस से दूसरा हार्मोन भी निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसने भी सेम पिट्यूटरी को ही सिग्नल दिया, लेकिन क्या दिया, प्रोडक्शन रोकने का, कि ग्रोथ हार्मोन मत प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली एक है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज को प्रमोट करेगा, और फिर ये गोनाडोट्रोपिन्स कहाँ जाएंगे, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एक है कॉर्टिकोस्ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स में। सिमिलरली थायराइड के लिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, थायराइड में, थायराइड की सेल्स में प्रोडक्शन करवाएगा। बाकी ये जो दोनों बचे नीचे, ये डायरेक्ट हॉर्मोन्स हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्शन और रिलीजिंग वाले हार्मोन नहीं है, ये डायरेक्ट हार्मोन है दोनों, जो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एडीएच को ही हम क्या बोलते हैं, वासोप्रेसिन। कहाँ पढ़ा था वासोप्रेसिन, ध्यान आ रहा है कुछ, हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर में ना, किडनी, वेरी नाइस। ठीक है ना, किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ वो CO2 कंसंट्रेशन वाला। CO2 कंसेंट्रेशन वाला कहाँ था, वहां कहाँ हार्मोन था, हमने किसमें पढ़ा था, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। वासोप्रेसिन क्या करता है, क्या करता है फिर, दीपक, दीपक में दीपक ही है, कोई और बच्चा है। एडीएच का काम क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, नाम से ही पता लग रहा है, एंटी ड्यूरेटिक, यानी कि ये ड्यूरेसिस को कंट्रोल करेगा। ड्यूरेसिस यानी कि जो हमारा यूरिन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाने के लिए क्या होगा, हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं, क्योंकि सिर्फ यही दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये कोई मैसेंजर नहीं है, ये डायरेक्ट हार्मोन्स हैं, और ये डायरेक्ट हमारी बॉडी पर काम करेंगे। जैसे हमने देखा कि एडीएच कहाँ कर रहा है, किडनी पे काम कर रहा है। और होता क्या है, जो मैंने तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर बताया ना, ये सेकंड वाला जो मैंने सेकंड नेटवर्क बताया था,
ये तो था फर्स्ट, और ये बताया मैंने तुम्हें सेकंड। तो ये जो सेकंड है स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूरॉन डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट हार्मोन रिलीज कर रहा है, कोई ब्लड वेसल की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ है, ये दोनों हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन यही होते, ये इसी में होते हैं, मतलब सेकंड वाले में। ठीक है, यहां से डायरेक्ट रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और आके इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करती, इसके अंदर कोई ऐसा सेल नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रही है, जो हाइपोथैलेमस ने एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाया उसको क्या करा इसने, स्टोर कर लिया, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो रिलीज कर देगी। ठीक है, एक तरीके से क्या है, स्टोर हाउस है। लेकिन अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वो क्या करती है, वो हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन बनाएगी जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, लेकिन कब बनाएगी, जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा। समझ आ गई इतनी बात? यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं पिट्यूटरी के बारे में दो चार बातें। देखो, हाइपोथैलेमस हमने देख लिया कि क्या कर रहा है, ओवरऑल पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। अब पिट्यूटरी कैसे कैसे है, पिट्यूटरी क्या था, यहाँ पे देखो नीचे डायग्राम में दिख रहा है पिंक कलर का, पी साइज्ड। ठीक है, ऊपर ये क्या है, हाइपोथैलेमस, और नीचे जो ये लटका हुआ है छोटा सा पोर्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पी साइज का ही होता है, इसको पी साइज ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हाइपोथैलेमस कहाँ, देखो ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रेन किस में था, क्रेनियम में था, है ना, स्केलेटन के अंदर प्रोटेक्टेड था। तो सिमिलरली यहाँ पर पूरा क्या है, आपके बोन्स ही बोन्स है ना, फेस में भी बोन्स है कहीं ना कहीं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बाहर भी क्या होती है, एक बोनी कैविटी होगी। ठीक है, एक बोन का स्ट्रक्चर होगा, और उसमें ये कहाँ है, उसके अंदर ऐसे लगा हुआ है या उसके अंदर लटका हुआ है। ठीक है, तो ये जिस कैविटी में है उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी सेला टर्सिका, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है। सही है, और हाइपोथैलेमस से जो ये लटका हुआ है नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें भी दिख रहा है देखो डायग्राम में, इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। बस आप स्टॉक याद रख लो, क्योंकि इनफंडीबुलम आपके उसमें दिया नहीं है। ये क्या है, स्टॉक। स्टॉक ऐसे समझ लो जैसे छोटी सी डंडी जैसे फल लटका हुआ होता है वैसे। सही है, ये लिखा है स्टॉक। दूसरी बात, जो भी पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की जो सेल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स, उनके पूरे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, है ना, और हमारी जो बॉडी के बाकी ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और बाकी जो ग्लैंड्स होंगे उनके हार्मोनल सिक्रीशंस को भी पिट्यूटरी का ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब देखो पिट्यूटरी में इन्होंने कर क्या रखा है, पिट्यूटरी में भी डिवीजन इज देयर। यहाँ देखो, ये है बेसिकली पिट्यूटरी का डायग्राम। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हाइपोथैलेमस से दिखाया है, या आप अपनी बुक में देख लो जो बुक वाला डायग्राम था, ये ऑरेंज वाला। ठीक है, दोनों एक ही चीज है बेसिकली। ये तो हो गया स्टॉक जिससे लटका है, ये हो गया हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ओवरऑल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने ऐसे करके। ठीक है, दो लोब है एक तरीके से, आगे वाला लोब इज एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाला लोब इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इनको हम नॉर्मली तो पोस्टीरियर और एंटीरियर बोल रहे हैं, लेकिन उनको स्पेसिफिक नाम भी दिए गए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस इज एंटीरियर वाला पोर्शन, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस पीछे वाला था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, एंटीरियर पिट्यूटरी में भी अलग से लोब्स हैं, ऐसे ये भी डिवाइडेड है। आगे वाला पार्ट पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, और जो इसके पीछे वाला पार्ट है दैट इज पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, हालांकि इसमें एक और भी होता है, यहां देखो, यहां देखो, ये हो गया आगे वाला ग्रीन पोर्शन, इतना तो क्या है ये, इतना जो येलो और ग्रीन और ब्लू दिख रहा है या पर्पल सा, ये क्या है, पूरा इंटीरियर पिट्यूटरी है।
और पीछे वाला ये येलो पोर्शन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में आप देखो ग्रीन पार्ट जो सबसे आगे है दैट इज पार्स डिस्टलिस, और इसके पीछे जो ये छोटा सा पोर्शन है दिस वन, ये क्या है, पार्स इंटरमीडिया। एक और भी होता है पार्स ट्यूबरेलिस, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया तो छोड़ो, दो पोर्शन याद रखो, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस। अब होता क्या है, जब बॉडी ग्रो कर रही है यानी कि एम्ब्रियो स्टेज से बेबी बॉर्न हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे अडल्ट हो रहा है, उस केस में ये पार्स इंटरमीडिया जो ये पीछे वाला पोर्शन है ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होते होते किस में मिल जाता है, इसमें ही मिल जाता है पार्स डिस्टेलिस में। पहले क्या होता है, इनिशियली 3 लोब होते हैं, पार्स इंटर डिस्टेलिस, इंटरमीडिया और पीछे वाला न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल का ग्रोथ हो रहा है या एम्ब्रियो स्टेज से के टाइम पर ही ये धीरे धीरे साइज रिड्यूस होता रहता है और आगे वाले में मिल जाता है, यानी कि पार्स डिस्टेलिस, और इसको फिर हम एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट ही मानते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में या हम बोले एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं ना, एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने पार्ट हैं, 2 लिखे हैं देखो नीचे, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। क्लियर है, बोलो, ठीक है ना। यही चीज वही लिखे जो मैंने अभी तुम्हें, इनिशियली क्या होता है 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएटरी और पोस्टीरियर, लेकिन जैसे जैसे क्या है ग्रोथ हो रही है तो ये क्या होता है इंटरमीडिएट वाला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम फिर बोलते हैं कि 2 लोब हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब आज यहीं तक रखते हैं फिर, क्योंकि आगे मुझे पूरे हार्मोन समझाने हैं तो लंबा खींचेगा चैप्टर, टाइम हो गया ओवर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। चलो फिर पोल्स खोल लो फटाफट।